Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his endless tryst with Lieutenant Governor V.K. Saxena. The relationship between Kejriwal and the LG has been stormy since Saxena took charge in May. And this time, the Cold War between the two is over LG's letters. Kejriwal on Thursday took a mischievous jibe at the LG, claiming that the number of love letters written by him is more than his wife has ever written to him. Tweeting from his personal account, Kejriwal even wrote, LG Sahab scolds me so much every day that even my wife wouldn't match that level. नमस्कार दोस्तों, आज हम जो दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर दोनों के बीच में जो टसल है, पावर टसल है, उसके रूट कॉज क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है, ये आज इस वीडियो में हम समझेंगे। और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने भी एक क्वेश्चन रेज किया था कि व्हाई इलेक्ट गवर्नमेंट इन दिल्ली। जब आप यूनियन कंट्रोल में रखना चाहते हो दिल्ली को, तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट क्यों है, तो इसका बारे में भी डिस्कस करेंगे। इन सब का जो रूट कॉज है हमें समझने के लिए हमें थोड़ा शेड्यूल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन समझना पड़ेगा। जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में जैसे यूटीज होते हैं और स्टेट्स होते हैं। जो स्टेट्स होते हैं वो डायरेक्ट स्टेट जो सब गवर्नमेंट की तरह काम करते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल पूरा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास होता है। लेकिन जैसे यूटीज होते हैं वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कंट्रोल में आता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये अपॉइंट करती है जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है और वो कंट्रोल करते हैं यूटीज को। ये नॉर्मल यूटीज जैसे अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया, दमन हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सब जो डायरेक्ट यूनियन के अंदर कंट्रोल में आते हैं। लेकिन जो ऐसे दो स्टेट्स हैं जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, ये दोनों यूटीज है, फिर भी स्टेटहुड नहीं है इनका, लेकिन ये लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, मतलब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट भी आती है और उसके साथ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर और गवर्नर जो यूनियन का अपॉइंटेड है ये भी आता है। इस हाइब्रिड सिस्टम के वजह से ही दिस इज द रूट कॉज द पावर टसल बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली। तो इसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों ऐसा प्रॉब्लम रेज हो रहा है, तो ये मेन है कि 69th अमेंडमेंट एक्ट, इसमें एक आर्टिकल इंसर्ट किया था 239 ये इसीलिए इंसर्ट किए थे कि देखिए जो नेशनल कैपिटल होता है वो उसका स्पेशल कंट्रोल चाहिए यूनियन का, क्योंकि जो हमारी फॉरेन एम्बेसीज और जो डिग्निटी कंट्रोल, जो हमारी फॉरेन रिलेशंस, जो भी हमारी डिसीजंस मेकिंग होता है वो नेशनल इंटरेस्ट पे पूरा दिल्ली में होता है और सुप्रीम कोर्ट भी दिल्ली में ही होता है। तो इसीलिए अब कहाँ पर भी देख लीजिए, जैसे लंदन में देख लीजिए, वॉशिंगटन डीसी में देख लीजिए, वो मैक्सिमम वो द फेडरल गवर्नमेंट जो होती है, यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, उसी के कंट्रोल पे ही रखना चाहते हैं। लेकिन हमारी एक जो दिल्ली है ये 69th अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू ये एक थोड़ा स्पेशल क्लॉजेस इसमें इंसर्ट किया था कि ये कि देखिए इसमें ये तो कहा है कि जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर होगा वो एड एंड एडवाइस पे तो काम करेगा, जैसे स्टेट्स में होता है। स्टेट्स में क्या होता है कि जो गवर्नर होता है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पे काम करता है और उनका ही कंप्लीट अथॉरिटी होती है, जो स्टेट इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। लेकिन दिल्ली में ना थोड़ा अलग है। ये जो 239 ये आर्टिकल है, यही रूट कॉज है ये सब जो इश्यूज का। कैसे अभी जानेंगे। देखिए नॉर्मली क्या होता है कि 7th शेड्यूल में
हमें स्टेट लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट होता है और एक कंकरेंट लिस्ट होता है। जो स्टेट लिस्ट होते हैं वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रूल्स बनाती है, लॉज बनाती है। यूनियन में पार्लियामेंट बनाती है। जो कंकरेंट लिस्ट होते हैं वो स्टेट्स और यूनियन दोनों मिलकर बना सकते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे पार्लियामेंट कभी कभी उसकी जो लॉ होती है वो ओवरराइड करती है स्टेट के ऊपर ये। लेकिन दिल्ली में क्या है कि जो 69th अमेंडमेंट के एक्ट के थ्रू जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसको स्टेट लिस्ट में लॉज बनाने का और कंकरेंट लिस्ट में लॉज बनाने का राइट है। लेकिन जो पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये तीनों जो मैटर्स है जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, ये जो इसमें लॉज बनाने का पावर यूनियन का पास है, स्टेट्स के पास नहीं है। और इसमें और एक भी चीज़ है कि जो आर्टिकल 239 ये है, ये एक वन साइड में कहती है कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये एड एंड एडवाइस पे काम करना है। लेकिन इसमें ये एक एक्सेप्शन है, जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो व्यूज है, उनके ओपिनियन से डिफर करेगा तो वो मैटर प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। यही है, ये जो ड्यूअल कंट्रोल है बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, यही लीड करती है पावर टसल का। तो इसमें जुडिशरी ने क्या रोल प्ले किया है कि जुडिशरी में देखिए, जो दिल्ली हाई कोर्ट है, उसने तो जब उसका जो जजमेंट आया था तो वो यूनियन के फेवर में उन्होंने ये दिया था। उन्होंने बोले थे कि जो एक्चुअली जो कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन यूटीज जो होते हैं वो यूनियन के अंदर आते हैं, इसीलिए वो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही उसका एग्जीक्यूटिव हेड होगा। लेकिन जब ये मैटर जो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये सुप्रीम कोर्ट पे अपील किए थे, तो वो एनसीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2008 में एक 5 जज बेंच ने इसका इंटरप्रिटेशन ही थोड़ा अलग निकाले थे। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें 2 डॉक्ट्रिन्स को ऑब्जर्व किया था। एक था कि उन्होंने बोले थे कि रूल ऑफ जो पर्पसिव कंस्ट्रक्शन है और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब यह है कि जो 69th अमेंडमेंट एक्ट लाए थे उसका पर्पस क्या है और उसकी ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये दोनों को समझेंगे तभी हम इस इशू को कोई सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और उन्होंने इस जजमेंट में तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको सुपीरियर माना और लेफ्टिनेंट गवर्नर को कहा ये शुड एक्ट एज ए फैसिलिटेटर, मतलब एक लुम्ब्रिकेंट की तरह काम करना चाहिए जो गवर्नेंस चलाने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला था जो डिस्क्रिशनरी पावर है जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का प्रेसिडेंट को कोई मैटर रिफर करने के लिए, वो यही मैटर नहीं हो सकता है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज वायलेट हो रहा है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी को इफेक्ट हो रहा है, तभी ही रिफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जब मन करे जब जाके प्रेसिडेंट को जाके बोल दिया कि ये थोड़ा डिफरेंट है, इसमें एक्शन लो, ये सही नहीं होता है। तो इस जजमेंट के बाद यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया लॉ लाया था। ये जो 1991 जो एक्ट है जो नेशनल कैपिटल को रेगुलेट करती है, उसको अमेंडमेंट लाके इन्होंने एक जो स्टेट का मीनिंग ही डिफरेंट कर दिया था। इन्होंने बोले थे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ही गवर्नमेंट होता है दिल्ली का गवर्नमेंट, क्योंकि ये यूटी है और ये यूनियन के अंदर ही आता है। और इनको ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर भी दिया था। जो दिल्ली गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है उसके ऊपर जो भी डिसीजन होगा ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का ही फाइनल से होगा। ये थोड़ा सा बहुत ही मतलब इश्यूज भी रेज किया था, ये थोड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी माना गया था
कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स के द्वारा, और उसके बाद अभी जो इशू है, ये प्रॉब्लम ये है कि सर्विसेज अपॉइंटेड है। पहले ही इशू था कि जो एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट का, ये कौन है, कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है और चीफ मिनिस्टर है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है, ये है। तो ये अभी ये प्रॉब्लम है कि सर्विसेज के बारे में ये इश्यूज है अभी रिसेंटली। इसमें क्या था कि नॉर्मली देखिए, हमारी जो सर्विसेज होते हैं, जो स्टेट सर्विसेज होते हैं, वो पब्लिक, जो अपना स्टेट का पब्लिक सर्विस अपॉइंट करती है। जो सेंट्रल सर्विस होते हैं वो यूपीएससी अपॉइंट करती है। जो सेंट्रल सर्विसेज पे, मतलब ऑल इंडिया सर्विसेज और इस सर्विसेज पे, ये यूनियन का कंट्रोल होता है। लेकिन जब एक इलेक्टेड स्टेट होता है, जो कंप्लीट स्टेटहुड होती है, तो इनको ट्रांसफर करना, कौन चीफ सेक्रेटरी बनेगा, कौन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनेगा, ये स्टेट के ऊपर डिसीजन होता है और इनके ट्रांसफर्स भी स्टेट ही करती है। लेकिन जो डिसिप्लिनरी एक्शंस होते हैं, डिसमिस करना, ये सब यूनियन के अंदर होता है, वो यूपीएससी के थ्रू होता है। लेकिन जब ये दिल्ली जो है, ये कंप्लीट स्टेटहुड भी नहीं है, एक पार्शियल यूटी है, तो इसीलिए ये अभी ये इश्यू रेज हो गया कि अपॉइंटमेंट कौन करेगा, जो ट्रांसफर्स कौन करेगा, कि जो सर्विसेज मेंबर्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो ये मैटर अभी चला गया एक 5 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सुप्रीम कोर्ट में। तो इसमें यूनियन का ये आर्गुमेंट है कि देखिए, जो यूटी होता है, कि ऑल यूटीज, जो यूटीज होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द सेंट्रल सर्विस के जो ऑफिसर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटेड करते हैं। तो वो उसका इनडायरेक्ट मतलब हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसके ऊपर कंट्रोल करती है। तो इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो बाद में इन्होंने यूनियन ने एक आर्गुमेंट किया था। यूनियन मतलब उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है, अटॉर्नी जनरल है, तो उन्होंने ये भी बोला था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन का, जो सर्विस का कंट्रोल है, जो फंक्शनल कंट्रोल है, ये स्टेट के ऊपर होगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी कंट्रोल है, ये यूनियन के अंडर में आता है। इसका मतलब देखिए, जो फंक्शनल कंट्रोल का मतलब बहुत ही एम्बिग्यूटी होती है कि उन्हें क्या काम देना चाहिए, क्या काम करवाना चाहिए, ये इनका काम है। और एडमिनिस्ट्रेटिव और डिसिप्लिनरी मतलब जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, उनके ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, वो यूनियन के अंदर आता है। तो ये इनका मानना है। और इसमें भी बहुत सारा एम्बिग्यूटी है कि फंक्शनल कंट्रोल में क्या ट्रांसफर्स और किसको अपॉइंट करना नहीं आता है। तो ये भी बड़ा इशू था। तो ये इशू जब 5 जज बेंचेस जब सुनवाई कर रही थी, तो उसमें थोड़ा स्पिल्ट वर्डिक्ट आया था कि इसमें देखिए, जो सीजीआई है हमारे, तो उन्होंने बोले थे कि ये जो एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है स्टेट का, वो चीफ मिनिस्टर होता है। तो इनका मतलब था कि जब चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव हेड होगा, तो वो ही कंट्रोल करेगा सर्विसेज के ऊपर, जो उनका अपॉइंटमेंट और उनकी जो ट्रांसफर्स होते हैं वो कंट्रोल करेगा। लेकिन जो 4 जजेस थे, जो बाकी 4 जजेस थे, उनका व्यू अलग था। वो बोल रहे थे कि जब यूटी होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि यूटी अंडर यूनियन गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जो सर्विस कंट्रोल करता है। और इसमें सीजीआई ने थोड़ा, उन्होंने अलग चीज़ें कुछ बोले थे कि देखिए, आप ऐसा नहीं है कि जब डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता है कि जो रूल ऑफ मेजॉरिटी और पॉलिटिकल सिस्टम, डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पब्लिक होते हैं। वो उन्होंने ये भी बोला था कि जो केसेस था, वो केस में जो डेमोक्रेसी को
बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया था। तो इसीलिए ये जो टसल है, जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है उसी को ही सुपीरियर मानना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में इट्स अ क्लियरली मेंशन किया है कि पीपल आर द रियल पावर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इसीलिए ये सीजेए का आर्गुमेंट था और ये जो आर्गुमेंट है ये कंटिन्यू होते जाएगा। और इसमें जो इश्यूज है ये अभी तक इसका कोई भी सॉर्ट आउट नहीं हुआ है, लेकिन इसका कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट और जो सुप्रीम गवर्नमेंट का जो कुछ केसेस में उन्होंने क्लियरली बोला था, जब फेडरलिज्म का बीच में जब भी टसल होती है, जब यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट का कुछ भी, तब आपको एक प्रिंसिपल फॉलो करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट और प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ये जो प्रिंसिपल है यही, क्योंकि जब सब नेशनल गवर्नमेंट्स जो इलेक्टेड आते हैं तो उनको भी एक पावर देना चाहिए, और यही बहुत सारे जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली बोला था, और यही एक सॉल्यूशन है और वे फॉरवर्ड है। थैंक यू वेरी मच, और प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।